ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है जहां पर एक ऐसे सांसद जो गीत गाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी संस्कृति के बचाने की बात करते हैं। खैर करते कुछ भी हो, लेकिन इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल ही अपूरित है, कहीं पर भी पूरा नहीं हुआ हुआ। कहीं पर भी न सड़कें हैं, न जाने आने के साधन हैं, और यही नहीं कई तरह की व्यवस्थाओं से अक्षुण्ण, विकास से दूर ये दिल्ली शहर एनसीआर में एक अपनी धूल फांकती हुई सड़कें, रोते हुए लोग को देखकर लगता है कि यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं हुआ न होगा। ऐसी स्थिति में आपके बीच में एक ऐसे प्रत्याशी जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने की एक मंशा से इस आपके प्रत्याशी हैं, उनसे मैं रूबरू कराना चाहता हूं आपको। आकाश श्रीवास्तव, आप सभी को मेरा प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस क्षेत्र को चुनाव के लिए क्यों चुना, और इतना बड़ा जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा गायक जो है यहाँ पर कहा जाता है भोजपुरी का, उसके समक्ष आपको खड़ा होने का निर्णय आपने क्यों लिया? जी, सबसे पहले तो हमारा जो ये जगह चुनने का था उत्तर पूर्वी लोकसभा, यहाँ जितने लोग हैं सभी पूर्विया लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और हम लोग बड़े मासूम होते हैं, जिसके लिए खड़े होते हैं, बड़े तन मन से खड़े होते हैं। और जहां उनकी संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, श्री मनोज तिवारी जी की, तो मैं एक बात बता दूं, गाने पे तो बाद में आते हैं। वो ऐसा सांसद है जिसने सोनिया विहार पुस्ते पे हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और अपने खुद मुख्य अतिथि बना था उसमें। लेकिन वो ऐसा निकम्मा आदमी कि हनुमान चालीसा के पाठ के दिन वो सभी जनता को एकत्रित करता है वोट के लिए, लेकिन खुद नहीं आता है। सिर्फ इस वजह नहीं आता है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी आए थे, उनको रिसीव करने चला गया हो। आप ये बताइए, क्या सम्राट चौधरी की औकात या हैसियत है कि हनुमान जी से बड़े हैं, या मनोज तिवारी की औकात या हैसियत है कि हनुमान जी से बड़े हैं? ये सभी हनुमान भक्तों को इन्होंने आहत किया है। जितने भी हनुमान भक्त हैं, मनोज तिवारी ने आहत किया है। वो इतना निकम्मा है, उसने ये दिखाया सबको कि हनुमान जी हमारे नीचे हैं और मैं ऊपर हूं, सम्राट चौधरी ऊपर है। लेकिन मैं इस जनता को बताना चाहता हूं, मैं सभी हनुमान भक्तों की तरफ से मनोज तिवारी को ये बताना चाहता हूं कि ना तुम्हारी हैसियत है हनुमान जी से बड़े होने की, ना सम्राट चौधरी की हैसियत है। ये हैसियत नहीं है उनकी। और रही बात गानों की, इतना गंदा आदमी ये यहाँ पे आके हमारे उत्तर पूर्विया लोगों के, समाज के लोगों के बात करता है। आज तक इसने कभी संसद में मुद्दा ही नहीं उठाया यहाँ के विकास का, या विकास की बात ही छोड़ दीजिए, एक एक लोग से पूछेंगे आप। यहाँ पे उसने लगभग, हमें लगता है मनोज तिवारी इससे पहले 6 लाख कुछ वोट पाए हुए थे। आज आप उनके नाम पे उनकी हैसियत नहीं है कि वो 700 वोट पा जाए। ये हैसियत है मनोज तिवारी की। और गाने की बात करते हैं, हमारे लोग जो यूपी बिहार के हैं, इनके गाने की वजह से हमारी बहन बेटियां रोड पे नहीं निकल पाती थी, मनचले छेड़ते थे। इनका गाना आया होली में, कब डाली कहाँ डाली कहाँ डाली। ये इतना गंदा आदमी ये गाना गाता है और बहन बेटियों के सम्मान की बात करता है। इसके गाने गा के मनचले होलियों में लड़कियों को छेड़ते थे, लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ये गंदा आदमी इतना है, इसने गाना गाया। लड़कियां जब, हमारे बहन बेटियां आप जानते हैं यूपी बिहार की कितनी होनहार है पढ़ाई में, वो जब आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए, शहर जाना चाहिए, इस गंदे आदमी ने गाना गाया कि बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा। लोगों ने अपनी बहन बेटियों को समाज के तानों की वजह से बाहर भेजना बंद कर दिया को, और उनके बाप को, उनके भाइयों को घुटने पे मजबूर कर दिया है इस मनोज तिवारी ने। और ऐसे गंदे आदमी को भाजपा टिकट देती है और बहन बेटियों को बचाने की बात करती है। इनका एक भाषण था, आप देखे होंगे, एक महिला टीचर थी स्कूल की, ये खड़े हुए थे मंच पे, एक महिला टीचर थी, उन्होंने कहा कि सांसद जी जरा एक गाना सुना दीजिए। ये उस महिला से डांटने लगे। ये इनका चरित्र है, इनकी हैसियत है। एक अध्यापिका को, महिला अध्यापिका को ये डांटे? अरे गवैये तो हो, गाना ही तो गा के यहाँ पे अपना नाम कमाए हो। अगर किसी ने, तुम्हारे प्रशंसक ने अगर कह दिया गाना गाने के लिए, तो क्या तुम गाना नहीं गा सकते हो? और ये पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जी के पीछे बैठ के गाना गाते हैं। तो महिलाओं में भी ये भेदभाव करते हैं। जो महिला पैसे वाली है या जो महिला पत्रकार है, इनके फेवर की बात करती है, ये उनकी बात करते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं। जो महिला अपना परिवार देखती है, समाज देखती है, और जो महिला जीवन में कुछ आगे बढ़ के करना चाहती है, सिखाती है बच्चों को कैसे आगे बढ़े, उन अध्यापकों को ये खुले मंच पे बेइज्जत करते हैं। उनकी नौकरी पे कहते हैं कि इनको नौकरी से निकाला जाए। ये इनका चरित्र है, आचरण है। आपने बहुत बढ़िया कहा कि गांव गंवाई का गवैया आदमी इस दिल्ली जैसे एनसीआर में आकर के
अभी वही भटकन है, वही भटक गया है और विकास से कोसों दूर है। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि जब भी आपने हनुमान चालीसा की बात कही, हनुमान जी की पूजा की बात की, तो हनुमान जी की पूजा ही क्यों करे? ये तो हम उनको लाएंगे जिन्होंने राम को लाया है। ये राम को लाए हैं, राम को विश्वामित्र बनाए हैं, राम को दशरथ लाए हैं। राम को कौन लाया है? ये भटकन है। ये राम के बारे में लोग भ्रांति फैला रहे हैं। आपका क्या मिजाज है? देखिए, जो राम को लाए हैं ये चलता है। एक गवैया है, वो भी इसी पे फेमस हो गया। सभी ने और अपने इस आपदा को अवसर में बदल दिया कि राम मंदिर के मुद्दे पे गा गा के अपने आप को बन गया। ये जितने चरित्रवान थे, जिनके चरित्र पे एक एक चरित्र पे दाग है इन लोगों के, ये सारे राम के नाम पे बन गए। किसकी हैसियत है, मैं आपसे पूछता हूं, किसकी हैसियत है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाएगा? है किसी की क्षमता? अरे मूर्खो, तुम लोगों को यहाँ राम जी लाए हैं। तुम लोगों की हैसियत नहीं थी कि अपने काम पे वोट मांग के आगे बढ़ जाओ। उनके नाम पे तुम लोग आए हो और आज भी तुम्हारी यही औकात है कि उनका नाम न लो। अगर ये राम मंदिर का छोड़ दें, राम जी का नाम बिना लिए, इनकी हैसियत है ये वोट मांग के दिखाएं और वोट पा के दिखाएं मुझे। और चरित्र की बात करते हैं ये कि अगर राम को ये मानते हैं तो 72 दिन तक मणिपुर जलता रहा, निवस्त्र बेटी को नंगा घुमाया गया। कैसे चरित्रवान हो तुम? राम जी की बात करते हो। राम ने सीता की इज्जत बचाने के लिए, माता सीता की इज्जत बचाने के लिए रावण का वध कर दिया। तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं हुई कि केंद्र में रहते हुए वहां पे 2-4 गुंडों को तुम रोक पाते। तुम्हारी तो ये हैसियत है कि एक यूपी की बिटिया है, आपको मैं बता दूं, नेहा राठौर, बड़ी अच्छी गायिका है। उस बिटिया के चरित्र पे इनके तथाकथित आईटी सेल वाले जो बैठे हुए हैं, इनके कहने पे उसको गाली देते हैं। ये इनकी महिला सुरक्षा की बात है कि जो बेटी इनको आईना दिखा देती है, जो अपने बातों से कहीं उन्होंने गलत भी नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि आप ये कर रहे हैं, गलत चीजों को बताया, उस बिटिया को इनके आईटी सेल वाले गाली देते हैं और दिन भर गाली देते हैं। ये इनका चरित्र है बेटियों पे, ये चीजें हैं। मनोज तिवारी का चरित्र से तो आपने पूरा रूबरू करा दिया जनता को। लेकिन आप किस मुद्दे पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में खड़े हो रहे हैं? यहाँ पूरब का बहुत बड़ा जनसैलाब, परेशान होता हुआ पूरब का जनसैलाब, यहाँ के लोग और बहन बेटियां वास्तव में यहाँ पर धूमिल दिख रही हैं। आपका इसमें मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं तो ये सोच के आया था कि अपने पूर्विया लोगों के लिए बहुत ही चीजें बेहतरीन किया जाएगा। क्योंकि राजधानी है, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, ये बहुत आगे गया होगा। लेकिन मुझे शर्म आती है कि मुझे ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़ना है कि यहाँ डबल पुश्ता करवाना है सोनिया विहार में, उत्तर पूर्वी लोकसभा में गंदगी हटवानी है, सीवर का काम करवाना है, रोड का काम करवाना है, बहन बेटियों को यहाँ मोहल्ले में बैठ के गजेड़ी छेड़ते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाना है उनकी सुरक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री लाइब्रेरी खोलना है। जो बच्चे हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के हैं और अदर स्टेटों में उनके पेपर होते हैं लेकिन गरीब परिवार से है, बार बार जाने में दिक्कत होती है, उन्हें हम आधा कन्वेंस देंगे। जो महिलाएं हैं 18 साल के ऊपर की, मैं सांसद निधि से उन्हें 1500 रुपया भत्ता दूंगा, जो और उन्हें स्किल सिखाई जाएगी जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। जो भी हमारी ऐसी बहन बेटियां हैं जिनकी शादी में दिक्कत आती है, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे हम 1 लाख से 5 लाख तक की उनकी मदद करेंगे। पूरे विधानसभा में कहीं भी बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है, मैं उन्हें फील्ड मुहैया कराऊंगा बच्चों को जीतने के बाद। इतने जमीनी मुद्दे हैं कि मैं थक जाऊंगा और मुद्दे नहीं खत्म होंगे। अब तो यहाँ के लोग, इतने जितने भी लोग हैं पूर्विया लोग, वो खुल के मेरा समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरी पीठ थपथपाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि हमें घुटन महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कि एक ऐसे नेता को चुनना पड़ता है जो हमारी बहन बेटियों पे गंदे गाने गाता है, और भाजपा हमें मजबूर करती है कि हम उसको जाके उसका प्रचार करें, उसके लिए वोट मांगे। तो हमें घुटन महसूस होती है। और कहीं ना कहीं आकाश जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस पार्टी को आप आईना दिखा रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने उत्तर पूर्वी समाज के लोगों के लिए अपनी आवाज को प्रबल करूंगा और बीजेपी के नेताओं को इनके चरित्र को दिखाने के लिए इनके आवाज को मैं बताऊंगा कि ये क्या है, इनका चरित्र क्या है, कहते क्या है, करते क्या है। यहाँ पर 2 लोग हैं, अभी मनोज तिवारी की बात कर रहे थे आप, एक कन्हैया जी भी हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गेम की कभी बात कहते हैं, कभी जो मन में आ जाता है
ऐसे लोग जो राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनके बीच में आप जैसे लोग खड़ा होकर के वास्तव में गरीब लोगों की बातों को अवसर दे रहे हैं। इस दिल्ली जैसे शहर में जो भारत की राजधानी है, वहां लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, वहां पर कोई रास्ता नहीं है जाने आने का, वहां पर सड़कें धूल फांक रही हैं। इस सारे मुद्दों से आप कैसे कैसे लोगों से निपटेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कन्हैया कुमार के बारे में आपका क्या सोच है? जी, कन्हैया कुमार के बारे में तो पहले हमारा ये सोच था कि एक शिक्षित आदमी आया है, लेकिन जब हम यहाँ घूम रहे हैं क्षेत्रों में, खासकर मुसलमान वर्ग जहां हमारे मुसलमान भाई जहां पे हैं, उन क्षेत्रों में घूम रहा हूं, तो मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है कि आकाश भाई जो अपने घर का नहीं हो सकता है वो दूसरों का कैसे होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुसलमान भाइयों ने हमसे ये बताया कि आकाश भाई जो बीजेपी के नेता है, जो हिंदूवादी बात करके हमें गाली देते हैं, इनसे हमें थोड़ा कम तकलीफ होता है, लेकिन उनसे हमें सबसे अधिक तकलीफ होता है जो हमारा बनके अपना बनके आतंकवादियों का समर्थन कर देते हैं। वो हमें ज्यादा नीचा दिखाते हैं, और हमारा वोट पाने के लिए अगर आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो हम आपके कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस देश की मिट्टी में, आजादी में हमारा भी खून शामिल है उतना ही जितना हिंदुओं का शामिल है। तो हमारा वोट पाने के लिए किसी ऐसे आतंकवादी संगठन का या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करके आप हमें ही नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कन्हैया कुमार के बारे में हर मुस्लिम वर्ग कह रहा है। यह स्थिति है। लेकिन ऐसे बिगड़े हुए वातावरण में आपने अपना चुनावी मुद्दा उठा करके चुनाव के बीच में रहे हैं, अब जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता क्या करे और आपके मुद्दों पर और इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुद्दे पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, और इन दोनों आतताई जैसे लोग जो विचारों को क्षण मात्र के लिए जनता के बीच में परोसते हैं, लेकिन जनता के लिए उनके मन में कहीं भी ईमानदारी नहीं है, बेईमानी दिखती है, इसके बीच में आप कैसा संदेश देना चाहते हैं जनतंत्र को, जनता के लोगों को? जी, जनता को हम अपना यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे आपके द्वारा मुझे पता चला कि मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे। तो 28 साल हमारी उम्र है, हमारी जरूरतें कम है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी जरूरतें ही कम है। मैं बाइक से चलने वाला आदमी हूँ, मैं ऑटो से चलने वाला आदमी हूँ। आप नेता किसे चुन रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए। अगर 4 गाड़ी लेके चलने वाला अगर आएगा आपके बीच में, तो पेट्रोल का पैसा सबसे पहले निकालेगा आप ही से। आप अपने बीच के लड़के को चुनिए जो आपके बीच रहता हो, ऐसे को ना चुनिए जो हेलीकॉप्टर से आ रहा है और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के चला जाएगा। मैं यहाँ गली गली में घूमा हूँ, एक एक लोगों को यहाँ पे देखा है, इनकी जरूरतों को, इनकी परेशानियों को मैं समझता हूँ। तो आप अपने बच्चे को चुनिए और एक ऐसे नौजवान को चुनिए जो किसी भी बड़े पार्टी में समर्थन न देके या किसी बड़े पार्टी का दर्री न उठा के, दर्री न बिछा के या झंडा न उठा के एक अलग नई पार्टी में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग की सेवा करने के लिए आया हुआ है और सेवा भाव से आया है। अगर आप किसी भी बड़े पार्टी को अगर देखा जाए, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप उनका चरित्र सब आपके सामने ही है। और अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो जिनको आपने इस वजह से हटाया कि ये 70 साल घोटाला किए और बीजेपी को लाए, फिर आप उनको लाते हैं, तो ये कोई बात नहीं होती, ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लोगों का ऑप्शन हूँ। यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे उनका ऑप्शन हूँ और लोग मुझे यहाँ चुनना चाह रहे हैं। जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह बांसुरी है हमारा। कृष्ण जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और जनता भी हमें, ये जनता खुद कह रही है कि जब आपको कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो हमारा साथ तो लगा ही रहेगा, हम तो कृष्ण भक्त हैं ही। मैं भी ये चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति अपनी असीम शक्ति से खड़ा हुआ है जो कहीं डिग नहीं सकता। मैदान इंतहा से घबरा के हट न जाना, मैदान इंतहा से घबरा के हट न जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। अहले खुदा से मुझको कोई नहीं शिकायत, हमने बना लिया है कांटों पर आशियाना। ये लड़का अपने कांटों के ऊपर आशियाना बना लिया है, इस क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। कि सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सुर में मैदान नहीं छोड़ा करते हैं। ठीक, ये मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक।